नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज 15 अगस्त के मौके पर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपकी आज़ादी मुबारक। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ यह आपको मुबारक। जिस तरह से हम आज़ादी का पर्व मनाते हैं और 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, 100 मिनट से ज्यादा उनका भाषण चला। उस भाषण में उन्होंने जो बातें कही वो सुनकर के लगता है कि उनको देश की जमीन की हकीकत मालूम ही नहीं है। सब कुछ कागजों में वो दिखाई देता है, वही वो आकर के पढ़ देते हैं। और पूरे भाषण को अगर आप सुनेंगे तो आप साफ देख लेंगे कि 100 दिनों में जो उन्होंने भाषण दिए हैं उसी को मर्ज करके आपके सामने फेंक दिया गया है। अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि असमानता खत्म हो चुकी है, गरीबी खत्म हो चुकी है, महिलाओं की स्थिति सुधर चुकी है और तरह तरह की बातें की गई और तरह तरह के आंकड़े दिए गए। इन सभी चीजों को लेकर के हम देखेंगे कि क्या जमीनी सच्चाई है और प्रधानमंत्री जो बात आज बोल करके गए हैं क्या वो सच में हकीकत है या नहीं। आज के भाषण में सबसे बड़ा मुद्दा जो बनकर के आया, आज उस पर भी सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आजादी के इस पर्व पर उस संगठन का नाम लिया जिसका आजादी में कोई हिस्सा दिखाई देता नहीं है। उस संगठन ने 50 साल से ज्यादा अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया। उस संगठन ने देश के संविधान का विरोध किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया और उसी संगठन से निकल करके देश का पहला आतंकवादी जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या कर देता है, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये युवाओं का संगठन है। जिस तरह से इन्होंने कार्य किया यह अद्भुत है और उसकी भीनी भीनी प्रशंसा करी। प्रशंसा इस आधार पे करी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहले आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं, उनका आप इतिहास जानते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि स्वयंसेवक में सबसे ज्यादा युवा हैं। तो आप यह भी तो देखिए कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार भी युवा है। जो नेताओं की रैली होती है उनमें भी सबसे ज्यादा युवा होता है। युवा को ही किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और वोट उसका प्राप्त किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब किसानों की बात करते रहे कि सब कुछ अच्छा हो गया है, महिलाओं की बात करते रहे सब कुछ अच्छा हो गया है और सबसे बड़ा आंकड़ा फेंक दिया अर्थव्यवस्था को लेकर के। जब देश के प्रधानमंत्री ने आंकड़ा फेंका है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उसको अब थोड़ा सा तोड़ेंगे और समझेंगे। देश की अर्थव्यवस्था जितनी, उस अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय आती है 2,37,000 रुपए सालाना एक व्यक्ति की। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर अडानी और अंबानी का जिक्र खत्म कर दीजिए, उनकी इकोनॉमी को हटा दीजिए, तो $200 मिलियन तो सिर्फ उन्हीं के पास हैं। काहे की समानता है साहब। अब थोड़ा सा और तोड़िए। अगर 10 लोगों को, जो टॉप के 10 लोग हैं देश में, उनकी अर्थव्यवस्था को हटा देंगे, उनकी आमदनी को हटा देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 2,19,000। अब 100 लोगों को हटा दीजिए तो बचेगी 1,88,000। अब 1% के लोगों को हटा दीजिए तो 1,51,000 पे आपकी अर्थव्यवस्था करके खड़ी हो जाएगी प्रति व्यक्ति में। और 5% लोगों को अगर हटा देंगे तो अर्थव्यवस्था बचेगी 99,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। अब अगर देश के 10% सर्वोच्च लोगों को आप हटा देंगे, उसको हटाने के बाद आप देखेंगे तो 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति आपकी सालाना आय दिखाई देगी। सिर्फ 10% लोगों के पास पूरा धन एकत्र हो गया है। 60,000 का मतलब है कि सिर्फ 5,000 रुपए आप महीना कमा रहे हैं। यह आंकड़ा है और जो जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई है वो और ज्यादा भयावह है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं और आज भी कहा कि उनको किसानों का, मछुआरों का और मजदूरों का वोट मिलता है, उसी आधार पर वो सत्ता में आकर के बैठते हैं। देश के प्रधानमंत्री को 23 करोड़ लगभग वोट मिला है। अगर इन 3 लोगों को आप निकाल देंगे तो इनके पास सिर्फ 3 करोड़ वोट महज बचेगा। तो यह सत्ता किन पर टिकी हुई है या आप जानते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। उनको संबोधित करते हुए कहा कि इन सारे लोगों की अर्थव्यवस्था सही हो गई है, आमदनी अच्छी हो गई है। तो इस आंकड़े को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जमीनी हकीकत क्या है ये आपको पता है। किसानों की हालत आप देख रहे हैं क्या है कि वो 2-2, 3-3 रात रुका रहता है, इंतजार करता है, लेकिन खाद नहीं मिलती है। और देश के प्रधानमंत्री भाषण के दौरान कह देते हैं कि छोटी आंख वाली मूर्तियां ना लीजिए, यानी चीन से व्यापार जो आ रहा है उसको मत लीजिए। लेकिन देश में सच्चाई ये है कि एक छोटी से छोटी जो कील है वह अभी चीन से आ रही है। फोन चीन से आ रहे हैं, सारा सामान चीन से आ रहा है। जो लोकल फॉर वोकल का नारा दिया वो पूरी तरीके से फेल हो गया प्रधानमंत्री का। मेक इन इंडिया का जो नारा दिया वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब देश के प्रधानमंत्री अलग अलग बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने और भी कई सारी बात कही। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 3.5 करोड़ युवा शामिल होंगे। किसानों को 9 करोड़ रुपए किसान मिलेगा, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हैं 2 करोड़ से अधिक। मुद्रा योजना में 35 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के जरिए लोन मिलेगा और 80 करोड़ लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है। देश की जनसंख्या है 140 करोड़, इसमें से 60 करोड़ लोगों तो आपने सब कुछ दे दिया है। जिस
आधार पे आप आंकड़े दे रहे हैं तो बचे कितने लोग, और 18 साल से नीचे को देख लेंगे तो आंकड़ा कितना बचता है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है और 80-80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है जो 2000 रुपए का भी नहीं होता है। तो क्या देश की यही अर्थव्यवस्था है और इसी आधार पर अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होती चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने टैरिफ को लेकर भी बात कही और कहा कि हमको बड़ी लकीर खींचनी होगी, उसी आधार पर कार्य करना होगा, दूसरों से डर करके काम नहीं करना होगा। तो और जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप के साथ घूम करके बोला अब की बार ट्रंप सरकार इस तरह की नीतियां अपनाई, अब लेकिन वह विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई। अब देश के प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए गुटनिरपेक्षता, किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के पहले प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता का एक आंदोलन छेड़ा था और कहा था कि हम किसी भी संगठन के साथ नहीं खड़े हो जाएंगे, किसी भी गुट के साथ नहीं खड़े होंगे। आज वह प्रासंगिक दिखाई देता है। अब आपको रूस और चीन के करीब जाना पड़ रहा है। अब कई सारे दौरे शुरू होने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री के भी, विदेश मंत्री के भी, वहां से भी लोग आएंगे, यहां से भी जाएंगे। अब अमेरिका को थोड़ा सा दूर करना पड़ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को नहीं स्वीकार किया था, अब स्वीकार करना पड़ेगा। आप कितना भी नेहरू का नाम ले लीजिए, नेहरू की कितनी भी बुराई कर लीजिए, लेकिन उनके सिद्धांतों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब आपको फिलिस्तीन का भी नाम लेना पड़ रहा है, उसके दर्द को भी समझना पड़ रहा है जहां पर आप इजराइल कर रहे थे। इसमें किसानों की जिस तरह की स्थिति है वो आप जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री 3 काले कानून लेकर के आए थे, जो उनको वापस लेने पड़े थे। उस कानून में क्या था? क्या वो किसानों के लिए कानून थे? गलत, वो कानून थे उद्योगपतियों के लिए। और उद्योगपतियों के लिए जो बीमा कंपनी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त आयोग, वित्त मंत्री ने कह दिया कि उनको बुलाया जाएगा और बीमा करवाया जाएगा, तो उसका आंकड़ा आप समझ लीजिए कि जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है उसमें से 74% का फायदा होता है, मुनाफा होता है उन कंपनियों को जो बीमा करती हैं, और किसान को सिर्फ 22% मिलता है। जिस तरीके से उद्योगपतियों को बढ़ाया जा रहा है और किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, वंचित को पीछे ढकेलते हुए सरकार चली जा रही है, यह नीति आगे समय में बहुत हानिकारक होगी। देश के प्रधानमंत्री को सरकार चलाते हुए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी भी पत्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जवाबदेहिता तय ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो जनता के बीच में, आपके बीच में हम छोड़ करके जा रहे हैं, और क्या देश के प्रधानमंत्री इन चीजों को देखेंगे और जमीनी हकीकत को स्वीकार करेंगे? अब आप यह सोचिए, पहला सवाल है कि 2 करोड़ लखपति दीदी कहां हैं? क्या इनका डाटा सरकार दे पाएगी नाम पते के साथ? दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ लोगों को बैंक से पैसा मिला है, ये बैंक का आंकड़ा है। सरकार तो 60 करोड़ लोगों को बता रही है कि 2 लाख करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। अब किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, यह तीसरा सवाल है जो 2022 में कहा गया था पूरी हो जाएगी। अब एक आंकड़ा सरकार देगी क्या कि 2016 में किसानों की आय क्या थी और 2025 में क्या हो गई है, क्या ये दोगुनी हो गई है? इसके डाटे के साथ एक डाटा और सरकार को देना चाहिए कि किसानों के जो सामान थे, जो उनको खाद मिलती थी, जो ट्रैक्टर मिलता था, उनके दाम क्या थे और अब दाम क्या हो गए हैं 2016 में, 2025 में? क्या वो दोगुने हो गए हैं? वो कितना % बढ़े हैं? यह भी सरकार को बताना चाहिए। क्या सरकार बता पाएगी? चौथा सवाल यह है कि लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया था, क्या वो पूरी तरीके से फेल हो गया है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी आंख वालों से आप सामान मत लीजिए। ये बात और है कि सब सामान वहीं से आ रहा है और वही सारी चीजें हमारे और आपके घरों में पहुंच चुकी हैं। छोटी छोटी चीजें वहां से आ रही हैं। पांचवा सवाल यह है कि महात्मा गांधी को आप कितना भी अस्वीकार कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप कितना भी अस्वीकार कर लीजिए, लेकिन उन्होंने लोकल फॉर वोकल जिस तरीके से बढ़ाया था, खादी को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की थी और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करने की बात की कही थी, आप उसको किस तरह से स्वीकार करेंगे? कपास जो हमारे यहाँ से पहले जाता था, विदेशों में कपड़ा जाता था, उसकी अब क्या स्थिति है? ट्रंप ने जिस तरीके से और अलग देशों ने जिस तरह टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिए, उसका क्या प्रभाव यह आपको देखना होगा, इसका जवाब देना होगा देश के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को यह भी देखना होगा कि गुजरात का ही जो हीरा का कारोबार है, हीरा जो विदेशों में जाता था, उस पर कितने % टैरिफ लग गया? क्या वो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी? वो कार्य सारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कुछ उद्योगपतियों के हाथों में सारा कार्य आ जाएगा? तो दोस्तों, आपके साथ ही 5 सवाल छोड़ करके जाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आजाद बोल इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद रखे, तो आप कहते रहिए कि बोल के लब आजाद है तेरे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद।